अंग्रेजी सीखने की शुरुआत कहाँ से करें। सो हाय एवरीवन, अगर आप लोगों का भी यही सवाल है, अगर आपको भी इंग्लिश बोलना सीखना है लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करनी है, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि आज की क्लास में हम कोई डिफ़िकल्ट ग्रामर रूल नहीं पढ़ेंगे। आज हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, बिल्कुल ABCD से इंग्लिश सीखने वाले हैं। तो बेसिकली आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, अपनी फाउंडेशन तैयार करने वाले हैं, जिसके बेसिस पे आगे चल के हम जितने भी हमारे ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं, टेंसेस, मॉडल्स, वो सारे हम कवर करेंगे। तो आज की ये फर्स्ट क्लास होने वाली है, बिल्कुल बेसिक क्लास है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इंग्लिश कोई एक सब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है। जिस तरह से आप हिंदी जब सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं सीखना, तो क्या सबसे पहले आप हिंदी में सेंटेंस बोल देते हैं? क्या हिंदी में आप सबसे पहले बात करना स्टार्ट कर देते हैं? नहीं ना। सबसे पहले आप अपनी शुरुआत करते हैं क ख ग घ से। तो ठीक वैसे ही इंग्लिश के बेसिक्स में भी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। देखिए, हिंदी में हिंदी वर्णमाला होती है, ठीक वैसे ही इंग्लिश में होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और इसमें आते हैं ABCD, यानी कि A से लेकर पूरा Z तक। और इन्हें जब आप काउंट करेंगे ना, A से लेकर पूरा Z तक, तो आप समझ पाएंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल मिलाकर हमारे 26 लेटर्स होते हैं। अब ये चीज़ आपको याद नहीं रखनी है, आपको बस एक ओवरऑल यहाँ पे आइडिया लेना है कि सबसे पहले इंग्लिश में आते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसमें होते हैं हमारे 26 लेटर्स। अब यहाँ पे ना एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि अल्फ़ाबेट और लेटर्स सेम नहीं होते हैं। अल्फ़ाबेट हम पूरे सेट को कहते हैं, जबकि जो लेटर्स होते हैं वो हमारे इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं। जैसे A एक लेटर है, B एक लेटर है, लेकिन A से लेकर Z तक जो पूरा सिस्टम होता है वो होता है हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि अल्फ़ाबेट और लेटर सेम होते हैं, नहीं। अल्फ़ाबेट अलग होता है, वो पूरा सेट होता है, और जो हमारा लेटर होता है वो हमारे इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं। अब देखिए, इंग्लिश में ये जो 26 लेटर्स होते हैं ना, इन्हें ब्रॉडली डिवाइड किया गया है दो ग्रुप्स में। कौन कौन से? वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स में क्या आते हैं? वोवेल्स में आते हैं A, E, I, O, U, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 5 लेटर्स वोवेल्स में आते हैं। और इसके अलावा जो बचे हुए हमारे बाकी के लेटर्स होते हैं, यानी कि 21 लेटर्स, वो हमारे कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब यहाँ पे आपको कॉन्सोनेंट्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको कॉन्सोनेंट्स याद नहीं करने हैं, आपको याद करने हैं वोवेल्स। कि इंग्लिश में टोटल 5 हमारे वोवेल्स होते हैं, A, E, I, O, U। और इसमें भी आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है साउंड्स पे, कि कौन सा लेटर कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि देखिए, इंग्लिश ग्रामर में जब आगे चल के आप लोग टॉपिक सीखेंगे आर्टिकल्स, ए एंड द को हम द कब बोलते हैं, द को हम दी कब बोलते हैं, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि साउंड्स काफ़ी मैटर करते हैं। तो कोई भी लेटर किस साउंड के साथ बोला जा रहा है, कौन सा लेटर कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, ये भी कॉन्सेप्ट हमारा इंग्लिश में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को हम आगे डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें 5 हमारे वोवेल्स होते हैं, A, E, I, O, U, और बाकी के 21 लेटर्स हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आप लोग लेटर्स तो समझ गए हैं। अब सवाल ये आता है कि इन लेटर्स का हम करेंगे क्या, हमें करना क्या है लेटर्स को जान के। तो देखिए, कोई भी लैंग्वेज हो, किसी भी लैंग्वेज में जो हमारे लेटर्स होते हैं ना, उन्हीं को मिलाकर बनते हैं वर्ड्स। तो यहाँ पे भी जो हमारे लेटर्स होते हैं, जब हम इन्हें कंबाइन करते हैं तो हमारे वर्ड्स बनते हैं। और वर्ड्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा बनता है एक पूरा सेंटेंस। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ लेटर्स दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ O, B, O, K, या फिर T, C, A। तो यहाँ पे समझिए, जब मैं आपको इंडिविजुअल लेटर्स बोल रही हूँ ना, तो आपके दिमाग में कोई भी कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रही है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोलूँ सिर्फ C, तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। अगर मैं आपको बोलूँ सिर्फ T या फिर सिर्फ A, तो भी आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। लेकिन इन्हीं लेटर्स को कंबाइन करके अगर मैं आपको एक वर्ड बोलूँ कैट, तो आपके दिमाग में एक मीनिंग आएगी, आपके दिमाग में एक पिक्चर आ जाएगी कि कैट मतलब बिल्ली। इसी तरह से यहाँ पे जो ये लेटर्स लिखे गए हैं, जब आप इन्हें कंबाइन करेंगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा बुक।
तो इस तरह से लेटर्स से हमारे वर्ड्स बनते हैं, इसीलिए हमें लेटर्स को जानना इम्पॉर्टेंट होता है कि लेटर्स क्या होते हैं, क्योंकि जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो हमारे लेटर्स से ही बनते हैं। तो लेटर्स से मिलकर वर्ड्स बनते हैं। आप लोगों ने ये तो सीख लिया, लेकिन अब सिर्फ वर्ड्स जानना भी इनफ नहीं होता है, क्योंकि देखिए मान लीजिए आपको कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको वर्ड दे दिया गया है लर्न, आपको वर्ड दे दिया गया है आई, आपको वर्ड दे दिया गया है इंग्लिश। अब इन्हें अगर मैं रैंडमली बोल दूं इंग्लिश आई लर्न या फिर लर्न आई इंग्लिश, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम वर्ड्स को सही ऑर्डर में अरेंज करते हैं और एक कंप्लीट मीनिंग बनाते हैं, तो तब हमें मिलता है हमारा सेंटेंस। जैसे यहाँ पे जो आपको ये 3 वर्ड्स दिए गए हैं, जब आप इन्हें सही ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो आपको आपका सेंटेंस मिलेगा आई लर्न इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश सीखती हूँ। इसी तरह से आपको कुछ और वर्ड्स दे दिए जाएं, जैसे प्ले क्रिकेट दे। इसे जब आप करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो आपको करेक्ट सेंटेंस मिलेगा दे प्ले क्रिकेट, यानी कि वे क्रिकेट खेलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको सिर्फ लेटर्स पता है तो वो इनफ नहीं है, अगर आपको लेटर्स से वर्ड्स बनाना आता है तो वो भी काफ़ी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ड्स को सही ऑर्डर में अरेंज कैसे करते हैं, सेंटेंस में हमें क्या पहले लिखना है क्या बाद में लिखना है, ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। तो सेंटेंस बनता कैसे है ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास में बस आप इतना याद रखिए कि लेटर्स होते हैं, लेटर्स से मिलकर वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स से मिलकर हमारे सेंटेंस बनते हैं। और ऐसे ही जब आप 3-4 सेंटेंसेस बोल देते हैं तो वो आपकी कहलाती है स्पीच, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो हमारी हो जाती है कम्युनिकेशन, बातचीत। तो अब चलिए समझते हैं सेंटेंस के सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट को, यानी कि सब्जेक्ट को। सेंटेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। तो सब्जेक्ट को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये सेंटेंस की जान होती है, क्योंकि हर सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चाहे सेंटेंस में सब्जेक्ट डायरेक्टली आए इनडायरेक्टली आए, लेकिन सब्जेक्ट आता ज़रूर है। तो सब्जेक्ट आखिर होता क्या है? देखिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिए, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं या जो सेंटेंस में कोई एक्शन कर रहा है, यानी कि कोई काम कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको बस 2 ही सवाल करने हैं सेंटेंस से। सबसे पहला सवाल आपको ये करना है कि किसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, और दूसरा सवाल आपको करना है कि कौन काम कर रहा है। क्योंकि देखिए जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो मेनली 2 ही तरह के होते हैं। एक होते हैं काम वाले, यानी कि जिसमें हम ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, तो यहाँ पे आप सवाल करेंगे कि कौन काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरे टाइप के सेंटेंस होते हैं बेकाम वाले, जिसमें कोई काम नहीं हो रहा होता है। यहाँ पे हम बस किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु कैसा है, क्या है या कहाँ है। तो इस केस में अगर आप सेंटेंस से सवाल पूछेंगे कि किसके बारे में बताया जा रहा है, तो आपको आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, सबसे पहला सेंटेंस है राहुल प्लेज क्रिकेट, यानी कि राहुल क्रिकेट खेलता है। तो अब ये सेंटेंस किस टाइप का है? काम वाला सेंटेंस है ना, कुछ काम हो रहा है। तो यहाँ पे हम सवाल करेंगे कि क्रिकेट कौन खेलता है। तो जैसे ही आप सवाल करेंगे कौन खेलता है, तो आपको आंसर मिलेगा राहुल। तो यहाँ पे राहुल हो गया आपका सब्जेक्ट। इसी तरह से माई मदर कुक्स फूड, यानी कि मेरी मम्मी खाना बनाती हैं। तो ये भी काम वाला सेंटेंस है। तो हम सवाल करेंगे कि खाना कौन बनाता है, आंसर मिलेगा मेरी मम्मी, यानी कि माई मदर। तो ये हो गया यहाँ पे आपका सब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस देखिए, आई एम हैप्पी। ये सेंटेंस हमारा बिना काम वाला सेंटेंस है, मतलब इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है, हम अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी स्थिति बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम सवाल क्या करेंगे कि किसके बारे में बताया जा रहा है, मेरे बारे में बताया जा रहा है ना। तो आंसर आपको मिलेगा आई, यानी कि मैं। तो आई हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। इसी तरह से शी इज टायर्ड, यानी कि वो थकी हुई है। तो ये सेंटेंस भी हमारा बिना काम वाला सेंटेंस है, इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है, हम जस्ट यहाँ पे किसी के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसी है। तो यहाँ पे अगर हम सवाल करेंगे कि किसके बारे में बात हो रही है, तो आपको आंसर में मिलेगा शी। तो शी यहाँ पे हो जाएगी आपकी सब्जेक्ट। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस में सब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो अब चलिए देख लेते हैं कि इंग्लिश में जो बेसिक सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए इंग्लिश में बेसिक सब्जेक्ट्स हमारे 7 होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आता है आई। आई का मतलब होता है मैं,
उसके बाद आता है ही का मतलब होता है वो, यानी कि कोई एक लड़का। जब हम किसी एक लड़के की बात करेंगे, एक पुरुष की बात करेंगे, तो वहाँ पे हम नॉर्मली सब्जेक्ट लगाते हैं ही। नेक्स्ट है शी का मतलब भी होता है वो, लेकिन इसका यूज़ हम करते हैं एक लड़की के लिए, यानी कि ही और शी दोनों का ही मतलब होता है वह, लेकिन इनमें जेंडर का डिफरेंस होता है। ही का यूज़ हम करते हैं मेल के लिए और शी का यूज़ हम करते हैं फीमेल के लिए। इसके बाद देखिए बेसिक सब्जेक्ट्स में आता है इट का मतलब होता है यह। इसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी चीज़, जानवर या सिचुएशन के लिए। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसका यूज़ बदलता रहता है। इसके बाद बेसिक सब्जेक्ट में आता है यू, जिसका मतलब होता है तुम या आप। अब देखिए इसके बाद आता है वी का मतलब होता है हम या हम लोग। और लास्ट हमारा सब्जेक्ट होता है दे, जिसका मतलब होता है वे या वे लोग। तो इंग्लिश में ये 7 बेसिक हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। अब देखिए ये मत सोचिएगा कि बस सब्जेक्ट हमारे यही 7 होंगे और इनके अलावा नहीं होंगे, क्योंकि इसके पहले जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स करवाए उसमें आप लोगों ने देखा ना सब्जेक्ट्स क्या क्या थे, अलग अलग थे। किसी में राहुल था, किसी में माय मदर थी। तो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई जिसके बारे में या तो बात हो रही है सेंटेंस में, या फिर सेंटेंस में अगर कोई काम कर रहा है तो वो भी हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ये 7 बेसिक सब्जेक्ट्स मैंने आपको इसलिए बताए क्योंकि ये जानने आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि आप जब आगे इंग्लिश ग्रामर में कोई भी टॉपिक सीखेंगे ना, तो वो जो टॉपिक्स होंगे ना वो आपको इन्हीं के थ्रू सिखाए जाएंगे, इन्हीं के थ्रू आपको समझाए जाएंगे। इसीलिए मैंने ये 7 बेसिक सब्जेक्ट्स आपको बता दिए हैं, ये जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। लेकिन याद रखिएगा सेंटेंस में सब्जेक्ट सिर्फ यही 7 होंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके अलावा भी हमारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। किसी व्यक्ति, किसी चीज़ या किसी ग्रुप का नाम भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। तो अब चलिए सीखते हैं कि इन बेसिक सब्जेक्ट्स के साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स आ सकती हैं। यानी कि अब हम सीखेंगे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब्स का कॉम्बिनेशन। देखिए सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब्स का कॉम्बिनेशन सीखना, यानी कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये ना हमारे बेस होते हैं। जिस तरह से कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले उसकी नींव मजबूत करनी पड़ती है ना, ठीक वैसे ही अगर आपको इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश समझनी है, तो उसके लिए आपको अपने बेसिक्स को क्लियर करने होंगे। आगे चल के जब आप लोग टेंसेस सीखेंगे, ग्रामर का कोई भी टॉपिक सीखेंगे, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि टॉपिक को समझने से पहले ही आपको ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, क्योंकि ग्रामर के मोस्टली हर टॉपिक में आपको यही सिखाया जाएगा कि किस सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं। तो आज अगर आप लोग इस चार्ट को समझ गए, यहाँ पे जो मैं आपको कॉम्बिनेशंस बताने वाली हूँ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, अगर आप इसे समझ गए तो आपके बेसिक्स काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए जब भी हम बात करते हैं तो हम 3 टाइम की बात करते हैं, या तो हम प्रेजेंट की बात करेंगे, या तो हम पास्ट की बात करेंगे, या फिर हम आने वाले फ्यूचर की बात करेंगे। तो 3 टाइम में ही हम बात करते हैं। और सब्जेक्ट्स जो बेसिक होते हैं 7, वो तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो अब देखिए जब भी आपका सब्जेक्ट आई होगा, यानी कि आप खुद होंगे, आपका सब्जेक्ट होगा मैं, और आप बात कर रहे होंगे प्रेजेंट में, तो वहाँ पे आई के साथ आप 3 हेल्पिंग वर्ब्स लगा सकते हैं। या तो आई के साथ आ सकता है एम, या तो आ सकता है हैव, या फिर आई के साथ आ सकता है डू। अब अगर आपका सब्जेक्ट आई ही है, लेकिन अब आपको बात करनी है पास्ट में, यानी कि पास्ट में आपको अपने बारे में कुछ बताना है कि मैं पास्ट में कैसा था, या फिर मैंने पास्ट में कुछ किया था या कुछ नहीं किया था। कुछ भी आपको पास्ट में अपने बारे में बताना है, तो उस केस में आई के साथ 3 हेल्पिंग वर्ब्स आ सकती हैं। या तो आई के साथ आ सकता है वॉज, या फिर आई के साथ आ सकता है हैड, या फिर आई के साथ आ सकता है डिड। अब देखिए अगर आपका सब्जेक्ट अभी भी आई ही है, लेकिन अब आप बात करना चाहते हैं फ्यूचर में अपने बारे में, तो यहाँ पे आप सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल। और फ्यूचर में जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सभी के साथ हम विल का ही यूज़ करते हैं। तो फ्यूचर का कॉलम सबसे इजी होता है, क्योंकि फ्यूचर में सभी के साथ विल आता है। तो यहाँ पे आपको बस फोकस करना है प्रेजेंट और पास्ट पे, कि प्रेजेंट और पास्ट में कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स आ रही हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट, इन तीनों को मैंने एक साथ रखा है, क्योंकि इन तीनों के साथ हम जो प्रेजेंट और पास्ट में हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं वो बिल्कुल सेम ही होते हैं। तो अगर आप लोगों का सब्जेक्ट ही है, शी है या इट है, और आप बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, तो आपके पास 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं प्रेजेंट के लिए।
या तो आप लगा सकते हैं इज़, या फिर आप लगा सकते हैं हैज़, या फिर आप लगा सकते हैं डज। और अगर आप बात कर रहे हैं पास्ट की, तो इन 3 सब्जेक्ट्स के साथ या तो वॉज आ सकता है, या फिर हैड आ सकता है, या फिर डिड आ सकता है। अब जो बचे हुए हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं यानी कि यू, वी, दे, इन्हें भी मैंने साथ में ही रखा है, क्योंकि इनके साथ भी आप जो हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं वो प्रेजेंट और पास्ट के लिए सेम ही होते हैं, तो समझने के लिए आपको ईजी होगा, इसीलिए मैंने ये तीनों साथ में रखे हैं। तो देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट है यू, वी, दे और आप बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, तो इनके साथ 3 हेल्पिंग वर्ब्स आ सकती हैं। या तो इनके साथ आ सकता है आर, या फिर इनके साथ आ सकता है हैव, या फिर इनके साथ आ सकता है डू। और अगर आप इन सब्जेक्ट्स के साथ पास्ट में बात करना चाहते हैं, यानी कि आप इन सब्जेक्ट्स का यूज करके पास्ट का कोई सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो वहां पे इन सब्जेक्ट्स के साथ 3 हेल्पिंग वर्ब्स आ सकती हैं। वर, हैड, डिड, इन तीनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ सकता है। देखिए, इस चार्ट को आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, इसीलिए मैंने आई को अलग रखा, यू, वी, दे को अलग रखा और ही, शी, इट को अलग रखा। आप सोच रहे होंगे कि आई और यू, वी, दे में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, यहाँ पे आई के साथ प्रेजेंट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स आ रही हैं, एम, हैव और डू। और यू, वी, दे के साथ क्या आ रहा है, आर, हैव और डू। तो यहाँ पे हैव और डू तो मैच कर रहे हैं, लेकिन एम और आर मैच नहीं करते, इसीलिए मैंने यहाँ पे आई को यू, वी, दे के साथ नहीं रखा है और ना ही, शी, इट के साथ रखा है, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए। तो ये पूरा चार्ट होता है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब्स का। ये चार्ट मैंने आज आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए कि अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और सब्जेक्ट आई है, तो सिर्फ 3 ही हेल्पिंग वर्ब्स आ सकते हैं, एम, हैव और डू। कब क्या आएगा वो तो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, जब हम टेंसेस पढ़ेंगे, जब हम डेप्थ में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कब क्या आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर रहेगा ना, कि आई की बात हो रही है तो या तो एम आ सकता है, या फिर हैव आ सकता है, या फिर डू आ सकता है प्रेजेंट में। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, आई एम बिजी मतलब मैं व्यस्त हूँ, आई हैव अ कार मतलब मेरे पास एक कार है, आई डो नॉट लाइक टी मतलब मुझे चाय पसंद नहीं है। तो इन सभी सेंटेंसेस में जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सब्जेक्ट क्या है, आई, लेकिन सभी में हेल्पिंग वर्ब हमारी चेंज हो गई है। कहीं पे एम आ रहा है, कहीं पे हैव, तो कहीं पे डू। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका सब्जेक्ट आई है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो या तो एम आ सकता है, या फिर हैव, या तो डू। कब क्या आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो आई होप आज की क्लास में आपके बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे कि लेटर्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यानी कि सब्जेक्ट, वो क्या होता है, इंग्लिश में बेसिक सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और कौन सी सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्लास थी जिसमें हम लोगों ने इंग्लिश की फाउंडेशन रखी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस क्लास को आगे कंटिन्यू करूं, एक पूरी सीरीज़ लेकर आऊं स्पोकन इंग्लिश की, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करिएगा। जैसा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा उसी बेसिस पे क्लासेस आती रहेंगी। और आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।